हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन कर लिया था कि अगर हमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना हो, ओके, और इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमारा जो है वो कांस्टेंट चार्ज के केस में कैसे हैंडल होगा, इसकी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। ओके, और आज हम बात करेंगे इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो उस समय डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो क्या क्या सिचुएशंस आएंगी और हाउ वी विल हैंडल दैट सिचुएशन, इसकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने बात करी हुई थी व्हेन वोल्टेज V इक्वल्स टू कांस्टेंट देन हाउ वी आर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए, पहले तो मैंने आपसे कहा भी था कि आप इस सिचुएशन के बारे में सोच के आइएगा कि भाई V अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्चुअल में फिजिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो इफ V इज कांस्टेंट देन इट मीन्स टू से that the capacitor is connected to a battery of potential V। ठीक, V वोल्टेज की बैटरी से क्या है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, ऐसी सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए थ्रू आउट द वर्किंग इस सिचुएशन में वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर मैं मान लीजिए ये कैपेसिटर मैंने सी लिया, if I am taking a capacitor and now I am connecting this capacitor to a battery of voltage V। इसको मैंने क्या किया, V वोल्टेज की बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहां पर डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ओके, और अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो ये है सिचुएशन कि जब आपका वोल्टेज कांस्टेंट है देन दैट इज सेल ऑलरेडी कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, और उस बैटरी को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। ठीक, तो पहली बात तो क्लियर हो गई आपको कि V तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज ऑन द कैपेसिटर मान लेते हैं Q। Q क्या होता है, CV होता है। ओके, अब अगर मैं C की बात करूं तो C तो चेंज हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, सपोज कर लिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इस कैपेसिटर इस स्लैब का, देन कैपेसिटेंस जो नई आएगी वो C कन्वर्ट हो जाएगा किस में, KC में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऑब्वियसली कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी एज K इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो चार्ज की अगर मैं बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट द चार्ज की, बच्चों चार्ज का क्या होगा, तो चार्ज भी क्या होगा, राइज करेगा। क्यों राइज करेगा, देखिए नाउ द चार्ज बिकम Q डैश एंड नाउ बिकॉज दिस C becomes KC, V is again, so what will be the new charge, new charge will be KCV। तो फाइनली जो चार्ज था वो क्या हो गया, राइज कर गया। चार्ज क्या हो गया, राइज कर गया। इस सिचुएशन में चार्ज राइज कर रहा है। ओके, देन फर्दर चार्ज के राइज करने के बाद की बात करते हैं। ठीक है, अब अपने पास पहली बात हो गई कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है। दूसरा, अगर देखें तो चार्ज राइज करा। तीसरी बात अगर मैं बात करूं कि बैटरी से क्या चार्ज फ्लो हुआ, सो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। क्या होगा, देखिए पहले वाला जो चार्ज था वो क्या था, वो मान लीजिए मेरे पास में CV था, और अब चार्ज क्या हो गया है, KCV हो गया। तो सेल के थ्रू कितना चार्ज एडिशनली फ्लो करा, हालांकि सेल ने चार्ज नहीं दिया बट सेल से पास आउट हुआ, सेल नहीं दे रहा चार्ज। ओके, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट सेल के थ्रू चार्ज कितना पास आउट हुआ, अगर उसकी मैं बात करूं देन दैट इज KCV माइनस CV। ये तो फाइनल वाला चार्ज जो अब आ गया इंसर्शन के बाद। और ये कौन सा चार्ज था, ये पहले था, इंसर्शन से पहले का चार्ज। तो ओवरऑल इस पूरी प्रोसीजर में सेल से पास होता हुआ चार्ज कितना दिखाई देगा, अपीयर होगा, दैट इज दिस KCV माइनस CV। अगर मैं CV कांस्टेंट ले लेता, कॉमन ले लूं, दैट इज CVK माइनस 1। ओके, दिस इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल और बैटरी।
Okay, then if I will talk about the work done by the battery, वर्क डन, सपोज मैं इंटरेस्टेड हूँ वर्क डन निकालने में, तो भाई वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल एट विच पोटेंशियल बैटरी इज देयर। ओके, या बोल सकते हैं जिस वोल्टेज पर बैटरी वहां लगी हुई है उस वोल्टेज को इस चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज व्हाट k minus 1 CV, this is charge flown through the battery, and this complete is multiplied by V because cell is at potential V there. So then this is what k minus 1 CV square, this is what work done by the battery. अब ये तो बात हो गई लगभग ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ों की बात कर ली। अब अगर सपोज कर लीजिए कि मेरे पास में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन में मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को वर्क डन बाय बैटरी की बात हो गई, ठीक है, चार्ज फ्लोन की बात हो गई, देन मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई एनर्जी की बात क्या होगी, देखो पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा, पोटेंशियल तो चेंज होना नहीं है, पोटेंशियल चेंज अगर होता तो सिचुएशन क्या होती, अलग होती, ठीक है ना, ओके, लेकिन पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक। देन मुझसे अगर बोलेगा कि भाई एनर्जी की बात करो, तो एनर्जी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखिए पहला तरीका अपने पास में होता है CV स्क्वायर, कि हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं किससे, CV स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, हाफ CV स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, ठीक। अगर मैं उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सिचुएशन में डिफाइन करता हूँ, द हाफ CV स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी अगर डिफाइन करता हूँ, देन एनर्जी चेंज होगी, ऑब्वियसली एनर्जी विल चेंज आउट। ओके, देखिए इनिशियली एनर्जी क्या थी, मैं अगर एनर्जी को लिखता हूँ, इफ यू विल राइट द एनर्जी बाय E नॉट U, ओके, सपोज कर लो इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, ओके, अगर इसी से लिखें देन नाउ फाइनल एनर्जी क्या हो गई, हाफ KC इंटू V स्क्वायर, तो अगर देखें तो हाफ CV स्क्वायर का k टाइम्स E इनिशियल, मतलब एनर्जी क्या हो गई, राइज कर गई, इंसर्ट करने से, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से एनर्जी क्या हो गई, राइज कर गई बच्चों, और राइज करके कितनी हो गई, राइज करके हो गई k टाइम्स इनिशियल एनर्जी का, जो इनिशियल एनर्जी थी उसका क्या हो गई, k टाइम्स हो गई, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गई होगी सिचुएशन, सारी सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी। अब बात उठती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो एनर्जी थी, E इज व्हाट स्टैंड्स फॉर एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या हो गई, राइज हो गई, ठीक। देन अब अगर मैं बात करना चाहता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ होगा, देन आई विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एक्चुअली व्हाट, V by D, V is not changing, D is not changing, then this electric field will be constant. Electric field E will remain constant, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है ना। सो ये तो बात हो गई किसकी, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, एनर्जी में चेंज हो रहा है, एनर्जी k टाइम्स हो गई अपने पास में, ठीक, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रही। देन देखा हमने क्या कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से हमें बेनिफिट ही हुआ दोनों सिचुएशन में। पहली वाली सिचुएशन में भले चार्ज कांस्टेंट रखूं, चार्ज कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि कनेक्शंस किए नहीं गए हैं, ओके, और वोल्टेज कांस्टेंट रखने का मतलब है कि आपने कनेक्शन कर दिए हैं और V वोल्ट की बैटरी से आपने उसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू कनेक्टेड, मेक द कनेक्शंस ऑल्सो, ठीक है। देन नाउ लेट्स मूव ऑन an important concept. That concept is actually dielectric strength. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। देन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती क्या है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे ब्रेकडाउन वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो देखो जैसे कोई भी मटेरियल होता है, ऑल द मटेरियल्स
are made up of dipoles. ठीक है, जितने भी मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे डायपोल्स से बने होते हैं. ओके, एंड इफ वी प्लेस them in any external electric field, अगर मैं क्या करूं, उन्हें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं, then there is a force on the dipoles. क्या होगा, डाइपोल्स पर फोर्स लगेगा, जितने भी डाइपोल्स होंगे सब पर फोर्स लगेगा. ठीक है ना. सो नेट फोर्स तो हालांकि जीरो ही होगा, बट क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता चला जाऊंगा तो देयर विल बी एन स्ट्रेस विल बी डेवलप. ओके, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो ही होगा, क्योंकि जैसे मैं कोई एक डाइपोल की सिचुएशन अगर लेता भी हूं, सपोज ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखी, देन इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ आएगा और इस वाले नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ आएगा. ओके, और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेम है. ओके, और चूंकि ये डाइपोल है, तो डाइपोल के केस की सिचुएशन होने की वजह से क्या है, चूंकि ये डाइपोल है तो डाइपोल की सिचुएशन होने की वजह से ही यहां पर, तो अगर मैं चाहूं तो स्लैब के अकॉर्डिंग भी ले सकता हूं कि भाई जैसे सपोज करिए कि मैंने सोचा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक स्लैब ले ली, तो अब है क्या, एक्चुअल में स्लैब में बहुत सारे डाइपोल्स हैं. There are a lot of dipoles because ये स्लैब भी किससे बनी हुई है, डाइपोल से बनी हुई है. ठीक है ना. अब इन सब पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. यहां पर मैंने ई एक्सटर्नल लगा दिया, ठीक है, बट नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो जीरो लग रहा होगा. मैंने फिर से कहूंगा कि जो नेट फोर्स होगा वो उन सब पर मिला करके क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा. एज नेट फोर्स इज जीरो, but because of stress developed, there is an possibility to breakdown of मटेरियल. नेट फोर्स डेवलप तो जीरो होगा, बट चूंकि स्ट्रेस होगा, देन वी कैन से कि यहां पर ये क्या होगी, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मटेरियल ब्रेकडाउन हो जाए. ओके, मतलब मटेरियल ब्रेक हो जाए, टूट जाए. ठीक, ये डाइपोल्स क्या हो, टूट जाए. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड at which dipole of the material breaks is called dielectric strength. Of material. ठीक है ना. So the electric field at which the dipole of the material breaks is called the dielectric strength of the material. अगर मैं सिंपली बात करूं कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ली, आप उसको जब बढ़ाते चले जाओगे,
भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जब बढ़ाते चले जाओगे तो एक ई मैक्स की सिचुएशन आएगी जिस पर ये जितने भी डायपोल्स दिख रहे हैं ये सब डायपोल्स हैं, ओके, ये सारे डायपोल्स क्या होंगे, ब्रेक आउट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बिकॉज किस वजह से, वैसे तो इन पर नेट फोर्स 0 आ रहा होगा, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दे विल ब्रेक आउट। और वो जब टूट जाएंगे देन दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, Emax is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सिंपली क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सिंपली वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा या टूट जाएगा। ठीक है ना, ठीक। इतनी बात आई होप कि सबको क्लियर हो गई होगी। अब ये डायरेक्टली हमें इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी लिंक कर सकता हूं। ठीक, ब्रेकडाउन वोल्टेज से मैं कैसे लिंक कर सकता हूं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देन ट्राई टू कनेक्ट दिस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विद ब्रेकडाउन वोल्टेज। सपोज मैंने यहां पर कोई एक कैपेसिटर लिया, यहां पर मैंने कोई कैपेसिटर लिया और मैंने यहां पर उसका कनेक्शन किया, ठीक है ना, और इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है, ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक है। अब आपको मैंने पहले भी बता दिया कि एक्चुअल में कैपेसिटर बिना डाइलेक्ट्रिक के बनता ही नहीं है, वहां पर हमेशा डाइलेक्ट्रिक होता है और उस डाइलेक्ट्रिक पर ही मेटल की कोटिंग की जाती है, जिस कोटिंग की वजह से ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से मिल नहीं पाती, उनके बीच में फोर्स नहीं लगता है, बट हमें उसके अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। तो यहां पर मैंने एक डाइपोल लिया, यहां पर मैंने क्या लिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला कैपेसिटर लिया। सिंपली एक कैपेसिटर बोल रहा हूं तो आप अंडरस्टूड है कि वहां पर डाइलेक्ट्रिक जरूर है, ओके। अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं यहां पर V को चेंज कर सकता हूं, तो मैं क्या ज्यादा से ज्यादा, देखिए एक्चुअली आई नो दैट V इज व्हाट, एक्चुअली V इज योर E into D, where D is the separation between the plates of the capacitor। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं तो यहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम V को क्या रख सकता हूं, मैं मैक्सिमम V को जब रखूंगा देन E is also maximum, E is also maximum multiplied by D। तो कहीं ना कहीं जो मेरा V मैक्सिमम है वो E मैक्सिमम पर डिपेंड करता है, ओके, कि डाइलेक्ट्रिक। अब E मैक्सिमम क्या है, E मैक्सिमम क्या है, उस मटेरियल के लिए, उस डाइलेक्ट्रिक के लिए, उस डाइलेक्ट्रिक के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। E मैक्सिमम इज व्हाट, E मैक्सिमम इज जस्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर दैट मटेरियल। कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा E मैक्सिमम कितना रख सकते हो, उतना ही रख सकते हो कि वो मटेरियल ब्रेकडाउन नहीं हो। अगर मटेरियल ब्रेकडाउन हो गया देन दिस कैपेसिटर विल ब्रेक डाउन, ओके, ये कैपेसिटर भी क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। और हम क्या चाहते हैं कि कैपेसिटर नहीं टूटे, तो हमें पता जरूर होना चाहिए कि ब्रेकडाउन वोल्टेज एक्चुअल में कितना रखना होता है, ओके। तो अब बात किसकी आ गई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से हम आ गए किस पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आ गए। कहीं ना कहीं अभी तक हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते थे और अब हम किसकी बात करने लगे, अब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करने लग गए। डी क्या है, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। तो व्हाट इज एक्चुअली ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेट्स डिफाइन इट। A voltage at which the voltage at which the capacitor breaks, या ये कह सकते हैं material of the capacitor breaks। Material of the capacitor breaks is called breakdown voltage। ठीक है ना बच्चों, ये क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। आइए, तो भाई मैं सिंपली कह सकता हूं कि कैपेसिटर का मटेरियल ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेक्ड हो जाए, मतलब दैट वोल्टेज इज एक्चुअली व्हाट, अब दैट वोल्टेज इज एक्चुअली व्हाट, ब्रेकडाउन वोल्टेज। भाई जैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्या वोल्टेज इस कैपेसिटर को दे सकते हो कि जब तक ये सेफ रहे। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई कैपेसिटर हमारा ब्रेक नहीं हो, कैपेसिटर ही जल जाएगा, टूट जाएगा, मटेरियल ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो हम यूज में क्या लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे यूज में लेंगे। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज एक्चुअल में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सभी को पता होना जरूरी है इस बारे में।
देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं डिस्कशन और करना चाहता हूँ कि कई बार हम स्लाइटली कंफ्यूज हो जाते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज में। तो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। भाई देखिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज का हम बात समझ चुके हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब एक ऐसा वोल्टेज जिस पर कैपेसिटर क्या हो, ब्रेकआउट हो जाए। क्यों ब्रेकआउट हो रहा है? क्योंकि हम वी मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा ई मैक्सिमम डी दे सकते हैं, और अगर ये ई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए और उतना वोल्टेज मैं दे जाऊं तो फाइनली क्या होगा, क्या होगा, कैपेसिटर ब्रेक हो जाएगा। तो एक लिमिट है वोल्टेज की, जिस वोल्टेज के लिमिट के बाद कैपेसिटर ब्रेकआउट हो जाएगा, दैट वोल्टेज इज एक्चुअली कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब यहां एक बात और समझने वाली है जो मैं बता रहा था आपको भी, कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है इज ओनली द मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटीरियल बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सीधी सादी सुलझी हुई सी बात है कि भाई ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि भाई जिस मटेरियल में जितना अच्छा इंसुलेशन होगा, आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जैसे डाइपोल्स हैं, हो सकता है कि किसी मटेरियल के डाइपोल्स जल्दी ब्रेकआउट हो जाएं, किसी मटेरियल में भाई इस तरह से उनके एलोकेशन से कि वो देर में ब्रेक होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। कई मटेरियल्स में ऐसा होता है कि भाई डाइपोल्स बहुत देर में टूटते हैं, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअल में ज़्यादा है, और जिसमें बहुत ही रेयरली हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उसके डाइपोल्स ब्रेकआउट हो गए, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या है, कम है। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बच्चों, दैट इज 100% प्योरली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बट यहां पर एक और बात समझनी है हमको, द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखो, ब्रेकडाउन वोल्टेज में जब मैंने बात करी ना, देन दिस वी मैक्सिमम इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन डी हियर। लेट्स सी, अगर आप डी कैपेसिटर का, डी इज व्हाट एक्चुअली, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, अगर मैं डी ज्यादा रख लूं तो ऑब्वियसली वी मैक्सिमम मेरे लिए क्या होगा, ज्यादा होगा। सो ये केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, बट द ब्रेकडाउन वोल्टेज also depends on the dimensions of the capacitor। तो भाई एक बात क्लियर है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आ रहा है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो डायमेंशन पर भी कैपेसिटर की डिपेंड कर रहा है, एज डी। ठीक है ना, डी मतलब समझ रहे हैं ना, डी का मतलब यही है मेरा वी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई मैक्सिमम इनटू डी। सो दिस वी इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन दिस डी। समझ रहे हैं क्या? तो ये डी एक्चुअल में क्या है, ये डी तो एक्चुअल में उसकी कैपेसिटर की लिंक डायमेंशन ही है। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम वोल्टेज है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट, दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना, ओके। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी, ब्रेकडाउन वोल्टेज की। अब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज से आगे मूव करते हैं। अब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज पर चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं। सिंपली सपोज कर लीजिए कि मैंने यहां एक कैपेसिटर लिया। ठीक है बच्चों, यहां मैंने एक कैपेसिटर लिया, यहां मैंने एक और कैपेसिटर लिया। ठीक, ओके। और सपोज कर लीजिए कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है कुछ यही कोई 5 वोल्ट के आसपास, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ये मेरे पास में है 10 वोल्ट के आसपास। इसकी कैपेसिटेंस C है 2 माइक्रोफैरेड और इसकी कैपेसिटेंस C है 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना। अब ये एक सिस्टम दिया है मेरे को, मतलब मुझे बता दिया है कि ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, ये वाला कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड है, और इन दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बता दिया कि मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है ये 5 वोल्ट से ज़्यादा पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसका टूट जाएगा, ये मटेरियल बेकार हो जाएगा। इस तरह से ये वाला कैपेसिटर 10 वोल्ट पर बेकार हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज of the system।
हमें क्या करना है, सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करना है। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, देन फर्दर कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। 5 वोल्ट 2 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट 3 माइक्रोफेरेड। तो अगर मैं सबसे पहले ऐसा करूं कि मैं दोनों के चार्ज निकालूं, हाउ विल सॉल्व। सबसे पहले मैं अगर मान लो चार्जेस निकालता हूं, तो जो पहला वाला कैपेसिटर है उस पर चार्ज क्या आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई वोल्टेज देख लीजिए, Q इक्वल्स टू CV से इसका चार्ज देख लीजिए 10 माइक्रोकूलम। ये 10 माइक्रोकूलम तक का चार्ज इसमें पास आउट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इस वाले कैपेसिटर में कितना मैक्सिमम चार्ज पास आउट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूं इसमें चार्ज कितना पास हो सकता है, 30 माइक्रोकूलम का चार्ज आ सकता है। कितने का, 30 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें आ सकता है, ठीक है। देन अब मैं बोलूं कि इस पूरे सिस्टम को मुझे अगर सेव रखना है, मतलब मैं चाहता हूं कि इस पूरा सिस्टम जो है वो सेफ रहे, और इस सिस्टम को सेफ रखने के लिए मैं अगर कितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज फ्लो करा सकता हूं, तो ज़रा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर मान लो तुमने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो कराया, तब तो ये कैपेसिटर सेफ रहेगा और ये कैपेसिटर भी सेफ रहेगा। अगर तुम 30 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें के अंदर फ्लो कराओगे, तो ऑब्वियसली इसमें भी 30 जाएगा, इसमें भी 30 चार्ज होगा, ओके। तो 30 माइक्रोकूलम के चार्ज पर ये कैपेसिटर तो ब्रेक हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर तो 10 माइक्रोकूलम से ज्यादा चार्ज स्टोर ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ही 5 वोल्ट था और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड थी। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें अगर सिस्टम का बताना होगा, तो एक बात मैं क्लियर कर सकता हूं, द क्यू मैक्सिमम फॉर द सिस्टम इज व्हाट, 10 माइक्रोकूलम। मतलब कहने का यह है कि इस सिस्टम को मैं ज्यादा से ज्यादा 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दे सकता हूं। अगर मैं 10 माइक्रोकूलम से ज्यादा का चार्ज दूंगा, तो जो पहले वाला कैपेसिटर है जो फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है, दिस कैपेसिटर विल ब्रेक आउट। ये कैपेसिटर टूट जाएगा और खराब हो जाएगा, तो सिस्टम भी खराब हो जाएगा। हम सिस्टम को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका बताना है, सिस्टम का। हमें यह बताना है कि पूरे सिस्टम को अगर मैं वोल्टेज देने बैठ जाऊं, तो मैं इन दोनों को कंबाइंडली कितना वोल्टेज दूं कि ये दोनों के दोनों क्या रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। दो क्यू मैक्सिमम फॉर द सिस्टम मैंने निकाल लिया 10 माइक्रोकूलम। नाउ सिंपली आई हैव टू यूज क्यू इज व्हाट, सी इक्विवेलेंट इनटू वी मैक्सिमम, CV। अब जहां V क्या है, V मैक्सिमम है, ओके। देन मुझे V मैक्सिमम ही निकालना था, बहुत सिंपल है। C इक्विवेलेंट आप पहले से निकाल सकते हैं। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 सीरीज में, ओके। देन 2 इंटू 3 अपॉन 5, 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड अपॉन 3 प्लस 2 5, मतलब 6/5 माइक्रोफेरेड। ये तो C इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं सिंपली C इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दे रहा हूं क्यू मैक्सिमम को। क्यू मैक्सिमम कितना आया था, 10। देखिए अभी निकाला था, क्यू मैक्सिमम 10 लिया था, ये 10 आया था। और C इक्विवेलेंट क्या आया, 6/5। देन इट इज व्हाट, V मैक्सिमम। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज सिस्टम का क्या आ गया, सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया मेरे पास में। इसको मैं चाहूं तो कैंसिल आउट कर लूं 2 से, 25/3 वोल्ट, ठीक। 25/3 वोल्ट्स का अगर मैं इस सिस्टम को क्या देता हूं, वोल्टेज देता हूं ज्यादा से ज्यादा, तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। मतलब ये इंडिविजुअल जो भी वोल्टेज गेन करेंगे वो उनके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होगा। अब आप चाहें तो 25/3 वोल्ट का वोल्टेज दे करके वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और देखेंगे आप कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो फाइनली एक बार मैं इस बात को रिकैप्चर कर देता हूं कि प्रोसीजर हमने क्या फॉलो करी। अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस भी कर सकें, जिससे कि प्रोसीजर हमने क्या फॉलो करी कि पहले क्या कर लें कि दोनों कैपेसिटर्स का हम क्या निकाल लें, चार्ज निकाल लें। क्या निकाल लें, चार्ज निकाल लें, मैक्सिमम चार्ज निकाल लें, और साथ में C इक्विवेलेंट निकाल के रख लें। मैक्सिमम चार्ज निकाल लें, मैं जिसका मैक्सिमम चार्ज कम हो वही मैक्सिमम चार्ज में सिस्टम को पास कराएं, ठीक है ना। दोनों सीरीज में लगे हों तब की बात है ये। ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको सिस्टम का निकालना है और दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में अगर लगे हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले क्यू मैक्स निकाल लें।
क्यूमैक्स निकालने के बाद इंडिविजुअल क्या करें, देखें कि किसको कितना चार्ज दिया जा सकता है, निकाल लिया, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को वही दे सकते हैं जो कि कम वाला क्यूमैक्स होगा। तो कम वाले का चार्ज देख लें, कम वाले का चार्ज है 10 माइक्रोकूलम यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिस्टम को केवल 10 माइक्रोकूलम ही दे सकता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा पर ये ख़राब हो जाएगा। फिर वही सिस्टम का क्यूमैक्स हो गया, फिर क्यूमैक्स इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट टू वी मैक्स लगा ले, सी इक्विवेलेंट निकालना पता ही है, ओके, वहाँ से वी मैक्स आ जाएगा। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल इतना वोल्टेज दे करके डिवीजन से देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना, ओके, क्या दोनों सेफ हैं या दोनों सेफ नहीं है। तो बच्चों अभी हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करी। अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज में हमने दो कैपेसिटर को सीरीज में लिया, ओके, और ब्रेकडाउन वोल्टेज को सॉल्व किया। आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज को पैरेलल में देखेंगे। दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन इस पर भी करेंगे, ठीक है ना, ओके। सो अब आपको यहाँ तक एकदम आप उस अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।